आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम आधुनिक कृषि चौपाल। किसान भाइयों और बहनों और हमारे साथ जुड़ रहे सभी श्रोताओं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और सादर नमस्कार। श्रोताओं, मैं हूँ ओपी राठौर और मैं हूँ रितिका। हम दोनों मिलकर पेश कर रहे हैं आपका मनपसंद और उपयोगी कार्यक्रम आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक। श्रोताओं, ये अनूठा कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से और आकाशवाणी नई दिल्ली के प्रयास से। किसान भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम में आपको मिलेगी नई और उपयोगी तकनीकों की जानकारी, वैज्ञानिक सलाह और लाभकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी, जिन्हें अपनाने से आपकी आमदनी बढ़ेगी, जीवन में खुशहाली आएगी। तो ध्यान से सुनिएगा ये पूरा कार्यक्रम और जरूरी बातें, काम की बातें नोट करते रहिएगा। किसान भाइयों और बहनों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं खरीफ की फसलों से ज्यादा पैदावार कैसे ली जाए और ज्यादा से ज्यादा आमदनी कैसे की जाए। इस बारे में वैज्ञानिक उपाय और तकनीकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुभवी कृषि वैज्ञानिक। आधुनिक कृषि चौपाल में सभी वैज्ञानिकों का स्वागत और अभिनंदन। और हम स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़ रहे किसान भाइयों का भी, जो अपनी शंकाओं का, सवालों का यहीं पर तुरंत समाधान पा सकेंगे। किसान भाइयों और बहनों, चौपाल में चर्चा शुरू करने से पहले आपको सरकार के अहम कदम, एक नई पहल के बारे में बताना चाहेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक नई सोच, एक नए इरादे के साथ देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। इसमें कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने गांव-गांव में, खेत-खेत में जाकर किसानों के साथ बातचीत की, उन्हें अधिक उपज लेने के गुर बताए और ये भी बताया कि उनकी खेत की मिट्टी के लिए कौन सी फसल, कौन सी किस्म सबसे ठीक रहेगी। श्रोताओं, ये सब कुछ आने वाली खरीफ की मौसम को ध्यान में रखकर किया गया है। इस अनूठे अभियान को 29 मई से 12 जून तक पूरी लगन, उत्साह और समर्पण के साथ लागू कर दिया गया और इसे बहुत बड़ा तथा व्यापक अभियान बनाया गया। बिल्कुल, लगभग 16,000 वैज्ञानिकों की 2700 से ज्यादा टीमें बनाई गईं, जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा गांव में जाकर किसानों से सीधे संपर्क और संवाद किया। इस तरह के 55,000 से ज्यादा संवाद कार्यक्रमों में वैज्ञानिकों ने 1 करोड़ 12 लाख से अधिक किसानों को वैज्ञानिक उपाय बताए। इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे किसान भाई उठाएंगे। उनके खेतों की उपज बढ़ेगी और उनकी आमदनी भी। श्रोताओं, खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से धान, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंग की खेती की जाती है और आज हम उनकी उपज बढ़ाने के उपायों पर वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया, ये कितना सफल रहा और इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ फसलों की उपज बढ़ाने की जो तकनीकें बताई गई, वो कितनी असरदार होंगी, उसका क्या लाभ होगा किसानों को। बेशक, इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं नई दिल्ली के प्रसिद्ध भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। हम लोग कम से कम 1.5 करोड़ का जो किसान के साथ ये संपर्क योजना में शामिल किया। हमारा डिस्कशन हुआ था नया बीज का कैसे यूज़ करना चाहिए, जो सीड रिप्लेसमेंट कैसे ज़रूरी है, बारिश थोड़ा जल्दी आने वाला है, उसके अनुसार हम लोग जो बीज है, बीज का टेक्निक कैसे करना चाहिए वो बताया गया। इसके साथ साथ पूरा देश में जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य समस्या है, चैलेंज भी है, उसके अनुकूल हम लोग कैसे आगे लेके जाना चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कस किया था। जो सॉइल हेल्थ कार्ड बेसिस पर हम लोग परीक्षण करके कहाँ तक हम लोग खाद डालना चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कस किया। उसके साथ साथ हम कीड़ा वगैरह जो होता है, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, डिसीज मैनेजमेंट, वो भी हम लोग डिस्कस किया। इसके साथ साथ फसल के अलावा जो गाय बकरे के साथ है, फॉडर क्रॉप्स के साथ, फिशरीज के साथ है, ये किसान भाई बहनों से हम लोग डिस्कस किया था। संपर्क से हमारा ये उम्मीद है कम से कम 2 से 3% फसल का बढ़ोतरी होने के लिए संभावना है।
श्रोताओ, खरीफ में बुआई से पहले हर किसान सोचता है कि कौन सी फसल लगाऊं, कौन सी किस्म चुनूं जो ज्यादा पैदावार दे, ज्यादा मुनाफा दे। इस अहम सवाल का जवाब दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक रविंद्र पडारिया। जैसे ही खरीफ मौसम आता है, किसानों की चिंताएं बढ़ जाती हैं और विशेषकर मौसम परिवर्तन के कारण। मैं सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि जब फसल प्रजाति या फसल का चुनाव करें तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि वर्षा के संबंधित में क्या सूचनाएं उपलब्ध हो रही हैं। विभिन्न माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए क्या होने वाला है, ताकि हम उस फसल और उस प्रजाति का चुनाव करें। हमें ये भी देखना है कि किस मिट्टी में कौन सी प्रजाति अच्छी होगी। कहीं हल्की मिट्टी है, कहीं भारी मिट्टी है। मिट्टी का हमारा क्या आधार है, जल कैसा हम उपलब्ध है, बरसात कैसे होने वाली है, इन प्रजातियों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, जो हम पौराणिक विधि से चलते आ रहे थे कि धान हो, गेहूं हो, जो करते आ रहे थे कर रहे थे, लेकिन अगर हमें अधिक आमदनी अर्जित करनी है तो हमें फसल विविधीकरण की तरफ भी जाना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसी फसल हैं जो नए तरह से अगर किसान करें, जैसे सब्जी की है और बेमौसमी फसलों की सब्जी है, उसी तरह से फल हैं, और जिस तरह से आप समाहित कर सकते हैं इसमें, ताकि आपका कुछ रकबा उन फसलों की तरफ जाए। हमारे साथ एक किसान हैं सतपाल जी। सतपाल जी, क्या सवाल है आपका? एक जो हमारी समस्या है जो किसानों की, एक बीज की पैदावार, एक किस्म वो अच्छी पैदावार देती है, दूसरे खेत में वो अच्छी पैदावार नहीं दे पाती। जो खरीफ के लिए जो बीज है वो हम कैसे चुने और इसके लिए हम क्या सावधानी बरतें, मिट्टी और जलवायु को देखते हुए बीज का चयन कैसे करें? इसका जवाब लेते हैं डॉक्टर गोपाल कृष्णन जी से। आप संस्थान के अनुवांशिकी विभाग के अध्यक्ष हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सतपाल जी से? मिट्टी, पानी और बदलते हुए जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अच्छा किस्म और उन्नत बीज चुनना चाहिए। और उन्नत बीज यानी सर्टिफाइड सीड्स, या तो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड जो टीएल सीड्स बताते हैं, उसको ऑथराइज्ड एजेंसी से, जैसा आईसीआर इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हीं से बीज हमको लेना चाहिए। यही अच्छा मूल्य है प्रोडक्शन के लिए। हमारे बीच से किसान कुलदीप जी का भी एक सवाल है। अभी मॉनसून का मौसम आया हुआ है, तो कई बार मॉनसून जल्दी आ जाती हैं, कई बार लेट आती हैं, कई बार ज़्यादा आती हैं, कई बार कम आती हैं। तो उसमें किसान को कैसे खरीफ की फसल में ज़्यादा लाभ हो सके कि कम मॉनसून आए तो भी ज़्यादा खरीफ की फसल मिल सके, और ज़्यादा में भी कैसे उस हल किया जा सके। इस महत्वपूर्ण सवाल का शंका का समाधान कर रही हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी। और मानसून में आप देखते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी कम बारिश हो जाती है। तो इस बार जो बारिश होगी वो सामान्य होगी, और जैसे हमारा मध्य भारत है या दक्षिण प्रायद्वीप भारत है, उसमें सामान्य से भी अधिक बारिश होगी। लेकिन जो हमारा उत्तर पश्चिम का इलाका है, इसमें सामान्य बारिश होगी। तो इसके लिए सबसे पहले होता है कि आपको फसलों का चुनाव करना है। जैसे हमारी अभी कई प्रकार की फसलें लगती हैं। आपकी धान की फसल जैसे हमारी प्रमुख फसल है, इसके अलावा दलहनी फसलें हैं, सब्जी वर्गीय फसलें हैं। तो हमारी कई फसलें हैं जिनको पानी बहुत अच्छा लगता है, वाटर लविंग हम कहते हैं। तो हमको अभी से उसको प्रबंधन करना है उसके हिसाब से, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में काफी विविधता है। हमने कहा कि मानसूनी वर्षा तो सामान्य होगी, लेकिन इसका वितरण कैसा होगा। कई बार आप देखते हैं कि जो बारिश जो है 3-4 दिन होने वाली है, वो बारिश आपकी 1 या 2 दिन में ही हो जाती है। कई बार तो 4-5 घंटे में बरस जाता है पूरा पानी। तो उससे क्या होता है कि वाटर लॉगिंग जैसी समस्या आ जाती है हमारे खेतों में। और जो भी फसलें हमारी हैं, अगर आपने सब्जी वर्गीय फसलें लगाई हैं या दलहनी फसलें लगाई हैं, तो उसमें वाटर लॉगिंग से उनकी फसलें खराब होने की समस्या आ जाती है। ड्रेनेज की व्यवस्था कीजिए, पानी की निकासी की करें। और मैं तो ये कहूँगी कि जहाँ भी आप निकासी कर रहे हैं वहाँ पे जैसे एक पॉन्ड बना दीजिए अभी से, या जैसे अमृत सरोवर का जैसे अभियान है कि अमृत सरोवर भी आप बना सकते हैं, या खेत के पास आप कोई पॉन्ड या तालाब बना दीजिए। तो जो भी आप निकासी कर रहे हैं आप खेत से, तो पानी वो वहीं पे एकत्रित हो जाएगा। क्योंकि मानसून में क्या होता है, कुछ दिन होते हैं जिसको हम कहते हैं गीला पीरियड, और कुछ समय होता है ड्राई पीरियड, सूखा पीरियड। तो अभी आपके जो सूखा पीरियड है वो ज्यादा हो रही है, उनमें बढ़ोतरी आ रही है। तो जो पानी हमने खेत से एकत्रित किया है आपका, तो उसको फिर आप जैसे पंप के सहारे या किसी और माध्यम से फिर से आप उनको फसलों में लगा सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों, मौसम से आगे बढ़कर अब बात करते हैं मिट्टी की, मिट्टी के स्वास्थ्य की। भारत सरकार द्वारा
मृदा स्वास्थ्य कार्ड की एक बड़ी योजना चलाई जा रही है। किसान भाई इसका लाभ कैसे उठाएं? बता रहे हैं संस्थान के मृदा विज्ञान संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर देवाशीष मंडल जी। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप देखेंगे तो इसमें आपको लगभग 12 जो पैरामीटर्स हैं, जिसको हम मापदंड बोलते हैं, उसका जानकारी आपको मिलता है। जैसे उसमें पीएच है, ईसी है, जैविक कार्बन का मात्रा, उपलब्ध नाइट्रोजन, उपलब्ध फास्फोरस, उपलब्ध पोटेशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन और सल्फर, ये 12 पैरामीटर का जानकारी आपको मिलता है। तो इसके अनुसार आपको अच्छा करने के लिए उसका जो मांग है उस भूमि में, जो उसमें हम कौन सा फसल लेने जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग फसल की मांग अलग अलग मात्रा में होते हैं। जो उर्वरक है उसका अगर प्रबंधन करेंगे तो आपका लागत भी उस हिसाब से कम होगा और पैदावार अच्छा होगा। और दूसरा है कि जो पर्यावरण में जो नकारात्मक जो प्रभाव है वो भी बहुत कम होगा। डॉक्टर मंडल, इसी से जुड़ा एक सवाल है किसान विजेंद्र का। इनकी शंका का भी समाधान कीजिए। हम यूरिया और डीएपी का उपयोग करते हैं, लेकिन खरीफ फसल के बेहतर उत्पादन के लिए हमें कौन कौन से उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए? देखिए, केवल यूरिया और डीएपी किसी भूमि में डालने से बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन अधिकतर किसान अगर उर्वरक की बात है तो यूरिया और डीएपी डालते हैं। सभी लोग जानते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन लगभग 46% होते हैं और डीएपी में नाइट्रोजन 16% और फास्फोरस 46% होते हैं। लेकिन आपको बेहतर पैदावार लेने के लिए 17 आवश्यकीय पोषक तत्व में ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल 2 पोषक तत्व के ऊपर ध्यान देने चाहिए। इसके अलावा भी जो लगभग 15 उर्वरक हैं वो आपको डालना चाहिए। तो उसको डालने के लिए अलग अलग जो साधन है वो उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बहुत ही संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा तो ये कह सकता हूँ कि जैविक खेती और जो जैविक साधन आपके पास है, जैसे कंपोस्ट है, गोबर का खाद है, हरी खाद है, इसके साथ साथ उचित मात्रा में आपको रासायनिक का इस्तेमाल करना चाहिए और पर्यावरण में जो हानिकारक प्रभाव है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। श्रोताओं, खरीफ की फसलों की तरफ मुड़ें तो धान सबसे प्रमुख फसल है और धान की सीधी बिजाई एक नई और क्रांतिकारी तकनीक है जिसे अपनाने की सिफारिश भी की जा रही है। इस तकनीक और इसके लाभों के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर एस राठौर, अध्यक्ष सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। सीधी बिजाई हम जैसा 2 तरीके से करते हैं। एक तो आपका बोलते हैं ड्राई डीएसर और एक बोलते हैं वेट डीएसर। तो जिसमें वेट डीएसर हमारा इस एरिया के लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब और आपका दिल्ली एनसीआर के लिए ड्राई डीएसर सबसे ज़्यादा अनुकूल है। और ड्राई डीएसआर में भी हम लोग 2 तरीका करते हैं। एक बोलते हैं तरबतर, जिसको पानी पहले दिया जाता है, 1 हफ्ता के बाद हम उसको बिजाई करते हैं। और दूसरा है आपका बिजाई के बाद तुरंत पानी दिया जाता है। सबसे ज़्यादा समस्या जो होता है आपका डीएसआर में वो है खरपतवार। आप जानते हैं जैसा ट्रांसप्लांटिंग जो आप रोपाई के तरह धान लगाते हैं उसमें पानी आपका हर्बिसाइड का काम करता है, क्योंकि पानी आपका 1 हफ्ता 15 दिन पानी रहता है तो उसमें कोई भी आपका खरपतवार नहीं आता है। बट सीधी बिजाई में सबसे ज़्यादा समस्या है खरपतवार। तो इसके लिए पूसा संस्थान से 2 किस्में आपका डेवलप किया है, जिसमें आपका इमाजथापायर बोल के एक खरपतवार है जिससे आपका सहनशील है। फिर उसमें धान लगाने के बाद कोई भी खरपतवार नहीं आता है, आप इमाजथा का स्प्रे करेंगे तो ऐसा ही है। 1500 पूसा बासमती 1509 जिसका सुधार करके हम बनाया है पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1121 जिसका सुधार करके हमने बनाया है पूसा बासमती 1979। ये दोनों किस्में जो है आपका इमाजथापायर से सहनशील है, तो ये दोनों किस्में आप लगा सकते हैं। इसके बाद खाद के मात्रा जो है आप 50 किलो डीएपी और 30 से 40 किलो एमओपी और 10 किलो जिंक रख सकते हैं। और बिजाई से पहले आप इसको सीड ट्रीटमेंट जरूर कीजिए और सीड ट्रीटमेंट के लिए आप बेबिस्टिन का घोल 10 लीटर पानी में उसके साथ 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन मिला दीजिए। तो सीड ट्रीटमेंट करके आप 8 किलो जो बीज है 10 लीटर पानी में डाल के इसको भिगा दीजिए ओवरनाइट और उसके बाद सूखा के थोड़ा सा छाया में फिर इसको आप बिजाई कीजिए। जब आप बिजाई करने के बाद कोई खरपतवार नहीं डालना है, 48 घंटे के बाद आप पेंडिमिथालिन बोल के एक हर्बिसाइड आता है जो प्री इमरजेंस है, इसको आप 1200 से 1500 ml लेके 250 लीटर पानी में डाल के इसको इस्तेमाल कीजिए। तो इसमें क्या होता है, कुछ खरपतवार है वो नहीं आएगा। इसके बाद सीधी बिजाई का देखिए 3 लाभ है। एक तो सबसे ज्यादा लाभ इसमें पानी का बचत, इसमें 30 से 35% पानी का बचत होता है।
दूसरा जो लाभ है जिसमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, रोपाई में हमें 1 एकड़ में 4,500 से 5,000 के आसपास खर्चा होता है, तो सीधी बिजाई में ये खर्चा आपका लाभ हो जाएगा। और तीसरी लाभ है वो हमारा जलवायु के लिए, क्योंकि हम लोग जो रोपाई करते हैं तो इसमें आपका मीथेन का जो एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस, वो बहुत ज़्यादा होता है। बट DSR में आपका 30% 35% के नीचे आपका एमिशन होता है, तो इसमें जलवायु के लिए भी लाभ है। तो किसान और जलवायु सबके लिए सीधी बिजाई काफ़ी लाभदायक है। आधुनिक कृषि चौपाल पर फसलों पर अपनी चर्चा आगे बढ़ाने से पहले ये जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से किसान भाई कैसे निपटे, क्या उपाय किए जाएं? ये अहम जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी। आजकल जो कृषि में मुख्य समस्या है, एक जलवायु परिवर्तन है, जो मानसून का इश्यूज है, इसके बाद लास्ट में मार्केट्स है। ये दोनों मुद्दा मानसून एंड मार्केट्स को डील करने से हम लोग का खेती भारत में काफी तरफ सक्सेस होगा। पानी का सही सा बंदोबस्त करना चाहिए। जो पानी है को हम कोई फार्म पॉन्ड के रूप में ये संरक्षण करना चाहिए। उसके साथ साथ जैसा हमारा साथी लोग बताए तो इसको माइक्रो इरिगेशन वगैरह भी देना चाहिए। लेकिन जब पानी का हम लोग फार्म पॉन्ड में हम लोग इकट्ठा कर दिया तो उसके साथ साथ हम एग्रो एडवाइजरी को ध्यान रखना चाहिए। आजकल IRI पूसा संस्थान भी एग्रो एडवाइजरी देता है। अगले 2 दिन में बारिश आ रही है, उस समय में ये पानी नहीं यूज नहीं करना चाहिए। जो हमारा फार्म पॉन्ड में संरक्षण होना चाहिए, जब जरूरत है तो वो क्रिटिकल स्टेजेस में होना चाहिए। उसके साथ साथ जो लेट होने से हम लोग लंबी वाला बीज से शॉर्ट ड्यूरेशन बीज लेना चाहिए था, और भी थोड़ा लेट होने से हम लोग इन दलहन का क्रॉप से सीरियल क्रॉप्स को वो लोग लेके जाना चाहिए। इनके अनुसार जो बारिश कम होने से हम खाद जो पहले हम लोग रिकमेंड किया था 100 किलो 120 किलो उतना ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, इससे नहीं तो नुकसान भी होगा, देन हमारा खर्चा भी ज़्यादा होगा। इस सिलसिले में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मौसम का पूर्वानुमान लगाकर फसलों को कीड़ों के प्रकोप से बचाया जा सकता है? क्या इसके लिए कुछ योजना बनाई जा सकती है? ये अहम जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ। तो हमारे संस्थान ने काफ़ी फॉरवर्डिंग मॉडल बनाए हैं, और जैसे कि मौसम में जो आर्द्रता होती है और तापमान होता है, तो इसका कीड़े और बीमारी आने पर इसका काफ़ी सकारात्मक रिलेशनशिप है। तो इसके लिए हमारे संस्थान ने या हमारे भारतीय अनुसंधान संस्थान के अलावा और भी जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने कई फॉरवर्डिंग मॉडल डेवलप किए जो मौसम आधारित है। कभी धूप लगी है, शाम तक आप देखेंगे कि बारिश आ रही है, तो कई बार आपका फसल में कीड़े हैं या बीमारियां हैं, आपने देखा कि मौसम अच्छा खुला हुआ है तो जाके उसमें छिड़काव कर लिया और शाम को आपका बारिश आ गया, तो आपका वो सारा जो भी कीटनाशक था या जो आपने बचाव के लिए छिड़काव किया है वो सारा आपका पानी से धुल जाएगा। मेघदूत ऐप है जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत मौसम विभाग ने उन्होंने साथ में मिलकर बनाया है। तो ये मेघदूत ऐप जो है आप जरूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। हमारे साथ किसान बलजीत आर्य हैं। इनका भी जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक सवाल है। सूखा या बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में खरीफ की फसल के रक्षा के लिए आकस्मिक क्या उपाय करने चाहिए? बलजीत जी, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैज्ञानिक डॉक्टर प्रलय भौमिक, आनुवंशिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। जहाँ सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ हमको जैसा आकस्मिक फसल प्रणाली उसके अंदर में जो योजना दिया है, जैसा कि सूखा अलग अलग समय में आएगा, लेकिन क्या है कि उसके साथ हमको इनपुट्स को रेडी रखना है। जैसा कि उस समय में जो वैरायटी चाहिए, उस समय में उसका मंजी चाहिए, बीज चाहिए, वो सबको हमने कम्युनिटी नर्सरी की हिसाब से, क्योंकि पहले ही रेडी रख देंगे नहीं आएगा तो भी नष्ट होता है, तो कुछ परसेंटेज एरिया के लिए हमको कम्युनिटी नर्सरी पद्धति द्वारा उसको कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरह से सहकार पद्धति से बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा है कि जैसा हमने कहा तो मिट्टी के अंदर में मॉइस्चर को बढ़ाना है, तो उसमें मल्चिंग की पद्धति है कि नेचुरल फार्मिंग जो प्राकृतिक खेती में आपका मिट्टी के अंदर में जो पानी को जो पकड़ने का जो शक्ति है वो अच्छी रहेगी। तो वो भी जहाँ जिस क्लाइमेटिक जोन्स में उसका अच्छा है, जिस फसलों के लिए जिस हाई वैल्यू क्रॉप्स है उसमें वो भी हमको करना चाहिए। और जो स्टोरेज करने के बाद इसको अच्छी तरह से जल उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए हमने जो पद्धति बताया, जैसा टपक सिंचाई हो या छिड़काव की सिंचाई हो, तो उसको हमने यूज़ करना चाहिए। अभी बाढ़ की परिस्थिति में जब बाढ़ आ जाता है तो उसमें भी यही संदेह होता है कि वो किस समय में आया। अगर बरसात शुरू होने के बाद ऋतु का बिगिनिंग में ही अगर आ गया, किसान के पास बहुत समय बचा है, उसमें कुछ ऐसा फसल कर सकता है जिसका लंबा अवधि को भी कर सकता है, मीडियम ड्यूरेशन भी, जैसा दान की बात। लेकिन अगर मिड स्टेज में आता है तो वो दान कर नहीं पाएगा, दूसरा फसल को करना पड़ता है, जैसा दलहन हो या तिलहन हो उसको
करना पड़ेगा। इसमें क्या है, फसल विविधीकरण को ध्यान में रखते हुए जो कम पानी जिसका है उसको प्लान करना पड़ेगा उसके अंदर में। जैसा भारत में हर जगह में फ्लैश फ्लड होता है, जो सडनली आकस्मिक रूप से आ जाता है, तो उस समय में जैसा स्वर्णा सबवन जैसा वैरायटी है जिसमें ICR ने अपना योगदान दिया है, तो उसको अच्छी तरह से रिजल्ट है। लेकिन जहाँ पारंपरिक पद्धति में जैसा धीरे धीरे पानी बढ़ के जो होता है, जैसा बिहार से लेके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेके उड़ीसा से लेके वेस्ट बंगाल से लेके, वहाँ क्या है कि वहाँ का सूटेबल वैरायटी से, जैसा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में वर्षाधान है, दुर्गा है, तुलसी है, उसको हमको लेना पड़ेगा। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं किसानों की आमदनी की ओर। बिल्कुल, तैयार उपज की बाजार से अच्छी कीमत कैसे मिले, ये जानना भी जरूरी है। और ये काम की बात, आमदनी बढ़ाने की बात बता रही हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हरवीर सिंह जी। सबसे पहले तो कटाई उपरांत आप अपनी फसल को भंडारण करें सही से और सही दिशा में, यानी कि उसमें नमी की मात्रा उचित मात्रा हो। उसको एकदम से कटाई के तुरंत बाद कभी भी बाजार ना ले जाएं। बाजार जाने से पहले अपने आसपास से, अपने किसान साथी भाई से, अपने जानकार व्यापारी से, और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध है जिसमें एग मार्क नेट है, ई-नाम है, वहाँ पे आपको डेली के जो प्रतिदिन के प्राइस होते हैं, प्रचलित भाव बाजार के, वो आपको जानकारी मिल जाती है। उसके अनुसार आप अपना निर्णय करें कि मुझे अपना उत्पाद किस समय कौन से मार्केट में कितनी मात्रा में लेके जाना है। आप अकेले ले जाने के बजाय किसानों का समूह बना सकते हैं, सब साथ में ले जाएंगे, सामान तो प्रति यूनिट जो लागत होगी वो कम होगी। किसान भाइयों और बहनों, आप फसल विविधीकरण अपनाकर भी उसी खेत से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। यानी मुख्य फसल के साथ कुछ अन्य फसलें भी उगाएं और अतिरिक्त आमदनी पाएं। तो इस खास जानकारी के लिए चलते हैं डॉक्टर BS तोमर जी के पास, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में शाक सब्जी विज्ञान विभाग के अध्यक्ष हैं। दिल्ली की विशेष रूप से मैं बात करूं तो यहाँ पे बारिश के मौसम में धान और सर्दी के मौसम में गेहूं या सरसों या कुछ क्षेत्रों में सब्जी फसलों की भी खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं। और आवश्यकता है कि उनको इसको भी करने के साथ साथ धीरे धीरे अपने खेती की पत्ती में बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिसमें पत्तेदार सब्जियां, जिसमें बारिश के मौसम में हमारे किसान भाई पालक को अगेता उगा करके अच्छा पैसा ले सकते हैं, चौलाई उगा सकते हैं और विलायती पालक लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है और जो अगेती फूल गोभी है उसको उगाया जा सकता है। उसकी अभी पोट डालने का समय आ गया है। उसमें पूसा मेघना जैसी किस्मों को हमारे किसान भाई चुन सकते हैं, या बैगन की खेती को अपने यहाँ बढ़ावा दे सकते हैं। और बागवानी फसलें जिनका मैंने चर्चा किया, इनकी जो अवधि है वो कम होने के कारण किसान को कम समय में 2 फसलें ले सकता है। जब तक हम धान की 120 से 130 दिन में फसल लेते हैं, तब तक हम सब्जी की 2 फसलों को ले सकते हैं। तो विविधीकरण हमारी आज की आवश्यकता है और समय की मांग है। और शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर जो पेरी अर्बन क्षेत्र हैं, उनमें हमें बागवानी फसलों को अपनाने की आवश्यकता है। डॉक्टर हरवीर जी, बाजार के बारे में हमारे किसान कुलदीप सिंह आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल है कि खरीफ की फसलों में ट्रेडिंग के लिए किसान को कौन कौन से प्लेटफार्म हैं, हमें बताया जाए। जहाँ तक बाजार की बात है, उसमें भी उन्नत तकनीक बहुत सारी हमारे सामने हैं, जैसे कि ई-नाम उनमें से एक है, जिसको राष्ट्रीय कृषि बाजार कहा जाता है। वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के न केवल आसपास की बल्कि पूरे देश की मंडियों की जानकारी, उनके भाव, क्या प्रचलित भाव है, उस सब की जानकारी आपको मिल सकती है। दूसरा ये है ई मंडी के अलावा कि हमारे पास कुछ बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे कि देहात, निंजा कार्ट और कुछ बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करती है। उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका भाव आपको मालूम रहता है पहले से कि क्या मुझे भाव मिलेगा। तो एक तरह से जो बाजार का रिस्क होता है वो बहुत हद तक कवर हो जाता है कि आपको तयशुदा भाव मिलेगा ही मिलेगा। हमारे साथ एक और किसान है ज्ञान सिंह जी। इनका भी आमदनी बढ़ाने से जुड़ा एक सवाल है। खरीफ फसल के लिए किसान अपनी अतिरिक्त आमदनी कैसे कर सकता है? इसका जवाब दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जय प्रकाश सिंह डबास जी। कि किसान जो पैदा खर्चा कर चुका है, लेकिन उससे लाजा लाभ उठाने के लिए एक तो प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और ग्रेडिंग और उसकी कैसे मार्केटिंग करनी है, सारी बात उसमें आ जाती है। जैसे अभी खरीफ की बात चल रही है,
खरीफ में किसानों भाइयों को बीज भी खरीदना है, खाद भी खरीदना है, दवाइयाँ भी खरीदनी है। जब वो अलग अलग दवाई लेने जाते हैं दुकान पे तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन ये संगठन जो हमारा FPO बना है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है या जो किसानों का क्लब है, ये उसको सारा क्लब करके एक साथ खरीदते हैं तो बीज भी सस्ता मिलेगा, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, साथ साथ में जो हमारी दवाइयाँ हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, वो भी सस्ती मिलेगी। तो जितने भी मार्जिन ट्रेडर्स को जाने थे वो सारे के सारे हमारे FPO को आएंगे, और FPO को जब आएंगे तो जितने भी हमारे FPO के सदस्य हैं तो उनके अंदर बढ़ जाएंगे। तो एक तो आपकी लागत कम होगी, लागत के साथ साथ में जो आपने पैदा किया है उसका आप ज़्यादा मूल्य ले पाएंगे। उससे ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए आपको कुछ न कुछ नवाचार करना पड़ेगा और ये समय की मांग है। श्रोताओ, एक बार फिर खरीफ की मुख्य फसल धान की ओर वापस लौटते हैं और जानते हैं धान की ऐसी नई किस्मों के बारे में जो मौसम का उतार चढ़ाव सह सकती है और उपज भी अच्छी देती है। किसान भाइयों, ये नई जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक अनुसंधान डॉक्टर C विश्वनाथन। ब्रीडिंग हम करते आ रहे हैं, 150 साल से ब्रीडिंग चल रहा है। उसमें वो पुराना मेथड में ज़्यादा टाइम लगता है, एक किस्म रिलीज़ करने में 15 साल लगता है वो नया किस्म बनाने में। अभी एक जीनोम एडिटिंग नाम से एक नया टेक्निक आया, वो टेक्निक यूज़ करके हमने 2 किस्मों ICR ने बनाया। ये किस्म हमारा पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने बनाया। उस किस्म का नाम है पूसा DST राइस 1 में MTU 1010 करके एक किस्म है, उसको सुधार करके बनाया। उस किस्म में हमने सैलिनिटी टॉलरेंस, अल्कलिनिटी टॉलरेंस और ड्राउट टॉलरेंस उसमें सुधार किया है। ये धान कम पानी में उगा सकता है और उसमें सैलिनिटी अल्कलिनिटी में भी उग सकता है। इसमें 10 से 30% तक उसमें प्रोडक्टिविटी और MTU 1010 का कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। और दूसरा किस्म हमने रिलीज़ किया ये कमला, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद ने रिलीज़ किया। ये संबा मसूरी करके ये एक्सपोर्ट क्वालिटी दाना है, उसको सुधार करके बनाया। इसमें ग्राइन नंबर बढ़ाया, एक बाली में ग्राइन बनता है 150 से, इसमें 300 ग्राइन नंबर बढ़ता है। उसी टाइम इसका ड्यूरेशन कम हो जाता है, 150 दिन से 125 दिन हो जाता है। ये 25 दिन कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ जाता है। इसलिए पानी का जरूरी कम हो जाता है, 3 से 4 पानी कम दे सकते हैं, हमारा प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ता है। इसलिए इन दोनों किस्मों से किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उससे हमारा आमदनी भी बढ़ेगा। ये नया टेक्निक से बनाया हुआ ये किस्म है। किसान भाइयों और बहनों, आपके साथ बातचीत करते हुए समय का पता ही नहीं चला और हम आ पहुँचे आज की आधुनिक कृषि चौपाल के आखिरी पड़ाव पर, यानी समापन की ओर। लेकिन इससे पहले हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने हमारे किसान भाइयों को उपयोगी जानकारी दी। हमें पूरी आशा है कि खरीफ के मौसम में इन जानकारियों का लाभ उठाकर किसान भाई खेत की पैदावार बढ़ाएंगे और अपनी आमदनी भी, खुशहाली भी। हम उन सभी किसानों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस बेहद खास चर्चा में भाग लेकर कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया। किसान भाइयों और बहनों, आपको हमारी आज की आधुनिक कृषि चौपाल कैसी लगी, जरूर बताइएगा। और ये भी बताइए कि कार्यक्रम आपके लिए अधिक लाभकारी और रोचक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपके सुझाव चाहिए हमें। आप अपने खेत खलिहान की सफलता की कहानियाँ भी हमसे साझा कर सकते हैं। आपकी ईमेल का हमें इंतजार रहेगा। ईमेल भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लें, kkbongold@gmail.com। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें, kkbongold@gmail.com। अब हम समापन करते हैं आज की आधुनिक कृषि चौपाल की, इस वादे के साथ कि हम आधुनिक कृषि चौपाल के एक नए अंक के साथ, एक नए विषय के साथ जल्द ही आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा और ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का और खेत खलिहान का भी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आधुनिक कृषि चौपाल।